चलो, दो कैटेगरी ऑफ रेशियोज पढ़ लिए थे हमने, एक तो लिक्विडिटी वाले, एक सॉल्वेंसी वाले। कौन से? लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। बेटा ये ना माइक थोड़ा काम नहीं कर रहा, तुम दोनों आगे आ जाओ, आज थोड़ा आवाज़ कम आएगी, पंखे भी चल रहे हैं। जल्दी आओ फटाफट आओ। तो दो प्रकार के रेशियोज हमने पढ़ लिए थे। यहाँ देखो सामने, सबसे पहले मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो में पहले पढ़ाया करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला याद ही आपको, CA/CL। फिर पढ़ा आपको क्विक रेशियो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट में, करंट एसेट में से हम लोग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया कैश रेशियो। कौन सा रेशियो? और डिफेंस रेशियो। ये दो हमने नए पढ़े। कैश रेशियो कहता है कि आप नीचे तो करंट लायबिलिटी लो, ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लो? कैश ही लो, और कुछ मत लो। कैश में क्या लो आप? कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिर्फ यही लो। फिर चौथा पढ़ा है डिफेंस रेशियो। ये आपको बताता है कि अगर मैं ऊपर कैश लूँ और नीचे सारे खर्चों को 365 से डिवाइड कर दूँ तो पर डे के खर्चे आ जाएंगे। तो हर पर डे का खर्चा मीट आउट करने के लिए उसकी तुलना में कितना कैश मेरे पास मौजूद है। तो ऊपर तो आएगा कैश और नीचे आएगा एक्सपेंसेस पर डे। तो एक्सपेंसेस पर डे कैसे निकलेंगे? सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर देना, 365 से डिवाइड कर देना। तो वही अगर मैंने आपको कहा था कि अगर आपके टोटल खर्चे होते 3,65,000 और डिवाइड करके आता है 1,000 और आपके पास अभी कैश पड़ा हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाई 1,000 मतलब वो 1,000 रुपये का कैश चुकाने के लिए आपके पास अभी लाख रुपए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये टाइम्स में निकलता है एक तरीके से, या तो टाइम्स में बोलूँ या ऐसा बोलूँ कि दिन के मुकाबले, कि एक दिन में इतना खर्चा करना है तो मेरे पास अगर उसका 10 गुना पैसा है तो मेरे पास 10 दिनों का पैसा अभी अवेलेबल है। एक दिन में अगर मुझे इतनी परचेजिंग करनी है तो मेरे पास अगर इतना पैसा है तो 10 दिन की परचेजिंग करने जितना पैसा मेरे पास अवेलेबल है। तो या तो ऐसे बोलो इसको या ऐसा बोलो, टाइम्स में निकलता है। फिर मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल का मतलब तो याद ही है, CA-CL। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में थोड़ा झोलझाल है, बराबर याद रखना। झोलझाल क्या है कि एक दो रेशियो का लॉजिक सही नहीं बैठ रहा इसमें, इसके अकॉर्डिंग। एक तो सबसे पहली बात, ये कई जगहों पर डेप में टोटल डेप ले लेता है, करंट लायबिलिटी को भी इंक्लूड कर लेता है। एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें आनी नहीं है, क्योंकि जितने भी रेशो के वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें वो लिखता है रेशो नाम वाले, जैसे टोटल एसेट टू टोटल डेप रेशो, तो ऊपर टोटल एसेट आएगी, नीचे टोटल डेप आएगी। अब ऐसा कोई रेशो भी नहीं पढ़ा होगा तुमने, लेकिन उसने खुद बना के दे दिया तुम्हें। अब उसने जब साफ साफ बोला है टोटल डेप, तो आपको लॉन्ग टर्म डेप भी लेना है और शॉर्ट टर्म डेप मतलब करंट लायबिलिटी को भी इंक्लूड करना है। अब डेप स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में कौन से पढ़े? पहले तो पढ़ा कौन सा वाला? इक्विटी रेशियो। ये क्या कहता है? ऊपर ले लो शेयर होल्डर फंड, नीचे ले लो नेट एसेट। ये क्या बताता है कि नेट एसेट के मुकाबले आपकी जितनी भी नेट एसेट है वो कितनी इक्विटी शेयर द्वारा फाइनेंस की गई है। कितनी? मतलब कि अगर मेरी जो नेट एसेट है, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी हटा दूं, नेट एसेट है मेरी, वो आती है 50 लाख और ऊपर मेरी शेयर होल्डर फंड है 20 लाख। तो अगर मैं 20 लाख को 50 लाख से करूं तो 0.4 आएगा। कितना आएगा? इसका मतलब मेरी 40% एसेट खुद मैंने ही फाइनेंस करी है, तो मतलब 60% मैं डेप से लाया हूँ। 40 मैंने करी है तो 60% डेप से लाया हूँ। अब डेप रेशियो में ऊपर टोटल डेप आ जाएंगे और नीचे नेट एसेट आ जाएंगे। टोटल डेप के अंदर बोलता है कि भाई सारी डेप लेनी है आपको, ठीक है, लेनी है तो लेनी है। टोटल डेप बोलो तो टोटल लेना, क्या कर सकते हैं। फिर डेप इक्विटी रेशियो तो पड़ा हुआ है, डेप अपॉन इक्विटी। फिर डेप टू टोटल एसेट रेशियो। अब एक जो फर्स्ट वाली पढ़ाई उसमें इक्विटी लेनी है ऊपर, नीचे टोटल एसेट लेनी है। जो सेकंड वाली पढ़ाई उसमें नेट एसेट लेनी है। फिर जो सेकंड वाली पढ़ाई उसमें ऊपर टोटल डेप लेनी है और नीचे नेट एसेट लेनी है। अब जो पढ़ा रहा हूं इसमें नीचे नेट एसेट नहीं लेनी, पूरी टोटल एसेट लेनी है। अब टोटल एसेट का मतलब करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करनी। टोटल एसेट क्या होती है? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। क्या होती है? फिक्स एसेट प्लस। अब नेट निकालनी है तो क्या माइनस कर देता हूं? बस करंट लायबिलिटी। और अगर नेट नहीं बोल रहा हूं, टोटल ही बोल रहा हूं, तो मतलब करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करना। ये सब पढ़ चुके थे अपन। फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो पढ़ा है। ये आपको बताता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स इंटरेस्ट देने वाली सिक्योरिटी कितनी है और वेरिएबल इंटरेस्ट देने वाली सिक्योरिटी। तो ऊपर आएंगी फिक्स इंटरेस्ट देने वाली सिक्योरिटी, नीचे आएंगी वेरिएबल इंटरेस्ट देने वाली सिक्योरिटी। फिक्स में क्या फिक्स होता है? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स होता है, लोन का इंटरेस्ट फिक्स होता है। ऊपर फिक्स वाली आएंगी, नीचे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर का पूछ रहा है रिजर्व्स एंड, जब किसी फॉर्मूले में इक्विटी शेयर आएगा तो उसके साथ जोड़े से क्या भी आएगा? रिजर्व एंड। और रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे तो उसमें से फिक्टिशियस एसेट हमेशा माइनस होंगी। हमेशा माइनस, बोलूं या ना बोलूं? जब भी रिजर्व एंड सरप्लस लिख रहा हूं मतलब उसमें से फिक्टिशियस एसेट माइनस
मतलब कि एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, P&L का डेबिट बैलेंस, ऐसे कोई भी इस प्रकार के खर्चे हैं तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होंगे होंगे और होंगे। चलो हाँ क्या बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस जब बोला तो सारे रिजर्व, सब जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है। अब ये क्या है बेटा कि एक अच्छा सवाल पूछा तूने, अपन क्या सिर्फ रेशो निकालने के लिए ही तो रिजर्व ले रहे हैं, इसमें से किसी को दे थोड़ी रहे। अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता बोनस देना है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता CRR बनाना है, DRR बनाना है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता बायबैक करना है, तो मैं तुम्हें पढ़ाता ये रिजर्व लो ये रिजर्व मत लो। मैं यहाँ पे सिर्फ रिजर्व को टोटल में ऐड कर रहा हूँ एक रेशो निकालने के लिए, इन रिजर्व को यूज थोड़ी कर रहा हूँ जो मैं तुम्हें इनका एप्लीकेशन बताऊं कि ये लेना और ये वाला मत लेना। जब यूज करने की बात आएगी तो हम कैपिटल रिजर्व नहीं लेते हैं बहुत सारी जगह पर, यहाँ यूज करने की बात आई नहीं रही, यहाँ तो सिर्फ मात्र क्या निकालना है, रेशो। तो सारे रिजर्व ले लो, इनफैक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ले लेना इसमें, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी क्या करना, ले लेना, ठीक है, भले वो कैश में अर्न ना हुए हो, ठीक है। आगे प्रोप्राइटरी रेशो, अब इसमें क्या आएगा, टोटल, अरे डेब्ट टू टोटल एसेट में ऊपर क्या आई थी, डेब्ट, नीचे क्या आई थी, टोटल। प्रोप्राइटरी में ऊपर डेब्ट की जगह क्या आ जाएगी, इक्विटी, क्या आ जाएगी, इक्विटी, नीचे क्या आएगा, टोटल एसेट। तो एक तरीके से ये एक ही प्रकार के 4 रेशो बन गए, एक में डेब्ट अपॉन नेट एसेट, इक्विटी अपॉन नेट एसेट, एक में डेब्ट अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। बस इतना सा फर्क आया कि नीचे यहाँ नेट एसेट लिए और यहाँ पे क्या लिए, टोटल। तो एक प्रकार के कितने बन गए, ये 4 बन गए। सबका लॉजिक सेम है कि एसेट में कितनी भागीदारी आपकी खुद की है और एसेट में कितनी भागीदारी बाहरी लोगों की है, कितनी आपकी खुद की है और कितनी कवरेज रेशो, ये भी पढ़ा दिया था कल। कवरेज रेशो आपको ये बताते हैं, प्लीज लर्न कर लेना इसको एक झटके में, आज पूरे खत्म कर लेंगे। कवरेज रेशो ये बताता है कि आपकी जितनी भी लायबिलिटीज है उसको कवर करने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो ऊपर आ जाएगा EBIT अपॉन इंटरेस्ट। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, इसमें ऊपर आप पूरी अर्निंग लो और नीचे क्या लो, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कैसे मिलती है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कैसे मिलती है, क्लियर है ना आप लोगों को। अब डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो के बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, EBIT अपॉन इंटरेस्ट लेंगे। अब फिर इसके बाद प्रेफरेंस कवरेज रेशो। इसमें देखो जो चीज़ तुम्हें नीचे लेनी है ना, नीचे मैंने कल भी बोला था, नीचे वाली चीज़ से आपको रेशो बनाना है। अगर प्रेफरेंस कवरेज रेशो है तो ये बता रहा है कि आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। तो नीचे तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड ले लो, ऊपर आप अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स, अरे सॉरी, ऊपर आप अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि बिफोर टैक्स में से अभी टैक्स भी देना है। बिफोर इंटरेस्ट ले लोगे, अभी इंटरेस्ट भी देना है। तो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर वालों को बोलूंगा कि देखो तुम्हें डिविडेंड देने के लिए मेरे पास 4 लाख रुपए अवेलेबल है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, क्यों 4 लाख में से अभी तो तुम ब्याज भी दोगे, क्यों 4 लाख में से अभी तो तुम टैक्स भी दोगे, तो ये सब हटाने के बाद जो बचता है वो बताओ मुझे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स लेते हैं ऊपर, सब देने के बाद जो बचा आप किसको देना है, प्रेफरेंस को। तो ऊपर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स और नीचे आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब यही कवरेज रेशो अगर मुझसे इक्विटी वाले निकलवाते, सुनो, यही कवरेज रेशो कौन निकलवाता, तो ऊपर अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होता, क्योंकि इक्विटी वालों को कब मिलता है, प्रेफरेंस को देने के बाद। तो इक्विटी वाले अर्निंग जो आती, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करता और फिर जो बचता वो प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी के लिए, तो वो वाला प्रॉफिट लेता मैं। ठीक है, पॉज करते 1 मिनट। हेलो हेलो, सुनो, अब आगे के टर्नओवर रेशोज आते हैं। सारे टर्नओवर रेशो की खास बात कि इसमें सेल ऊपर आएगी। क्या ऊपर आएगी, तो जितने भी टर्नओवर रेशो है इनको याद करना तो बड़ा आसान हो गया। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, तो ऊपर क्या लोगे तुम, सेल, और नीचे क्या लोगे, टोटल। मैं तुम्हें कह रहा हूँ फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, तो ऊपर क्या लोगे तुम, सेल, नीचे क्या लोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ करंट एसेट टर्नओवर रेशो, तो ऊपर क्या लोगे, नीचे क्या लोगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ऊपर क्या लोगे, नीचे क्या लोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कैपिटल टर्नओवर रेशो,
तो ऊपर तो क्या लोगे, सेल्स, नीचे क्या लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। और मैं अक्सर डिबेटों में ये बता चुका हूँ अलग अलग चैप्टरों में कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेब्ट को भी इंक्लूड करते हैं, बता चुका हूँ क्या मैं ये। एफएम इस परसेप्शन पे चलता है, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, तो एफएम इस कंसेप्ट पे चलता है कि आपका खुद का पैसा ही कैपिटल नहीं होता, मांगा हुआ पैसा भी कैपिटल होता है। अलग अलग चैप्टरों में एक एग्जाम्पल दिया है, हमेशा ये एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है कि अगर आज मुझे 5 करोड़ रुपए का कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो, लिवरेज से शुरू किया था ये, और मुझे जहाँ ध्यान है 3-4 चैप्टर में ये बोल चुका हूँ मैं कि अगर मुझे 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे पास 1 करोड़ रुपए खुद के हैं, 4 करोड़ का मैंने लोन ले लिया और उस इन्वेस्टमेंट में मैंने 5 करोड़ रुपए लगा दिए, तो कोई मुझसे पूछेगा कितना इन्वेस्ट किया तो मैं 5 करोड़ बोलूँगा। अगर कोई पूछेगा खुद का कितना किया तो मैं बोलूँगा 1 करोड़। तो बोला कि भैया खुद की कैपिटल कितनी है, तो अगर मैं उसे 1 करोड़ बोलूँगा तो मैं उसे गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 करोड़ में तो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होता। मेरा पैसा तो सिर्फ 20% था, 80% फाइनेंसिंग तो लोन से हुई है। अगर वो लोन मुझे ना मिलता तो शायद मैं वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाता। आज मैं उसे स्टार्ट कर पाया तो लोन की वजह से ही कर पाया, तो मैं लोन को क्यों कैपिटल का हिस्सा ना मानूं, वो भी कैपिटल है। एफएम इस थीम पे चलता है। इंडिविजुअली हम ये मानते हैं कि जो मैंने इस कोचिंग में लगाया वही मेरी कैपिटल है, बाहर वालों का पैसा तो मुझे देना है, तो देना तो मेरा पैसा भी है, बिजनेस तो मेरी कैपिटल भी मुझे चुकाएगा। तो इस परसेप्शन से सिर्फ उसको ही क्यों कैपिटल मानो जो आपने लगाया है, जो बाहर से लेकर लगाया है। वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मत मानो बस, क्योंकि वो पैसा बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वो इनिशियल प्रोजेक्ट में लगा नहीं था, वो तो वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए इन आउट रोटेशन में घूमता रहता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट लेना है। अब ये सारे रेशो तो याद कराना बिल्कुल लल्लू, पूरा पेज याद हो गया आपको। अब लॉजिक समझ लो बस कि ये रेशो क्या कहते हैं, कब बड़े आए तो ज़्यादा है कि कम आए तो ज़्यादा है। अरे बड़े ज़्यादा आए तो अच्छे हैं कि कम आए तो अच्छे हैं। जितने भी टर्नओवर रेशो है सब अगर ज़्यादा आए तो अच्छे हैं सब। अब जब ज़्यादा बोलता हूं तो बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा में फिर प्रॉब्लम है, अति किसी भी चीज़ की खराब है, ठीक है, बैलेंस में। अब ज़्यादा आए मतलब क्यों अच्छे हैं, देखो ये सारे रेशो तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आते हैं अपने वो वाले जो अपन ने 12th में पढ़े, डेटर टर्नओवर। तो उसमें लेता हूँ सेल अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वाली लेनी है बस, फिर क्रेडिटर टर्नओवर में परचेज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, परचेज। और इन्वेंट्री टर्नओवर में सीओजीएस आ जाएगा। इन्वेंट्री में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीओजीएस। अब ये क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर या क्रेडिट परचेज या सीओजीएस, नीचे एवरेज डेटर की जगह यहाँ पे क्रेडिटर और यहाँ पे स्टॉक। अब ये जितने भी रेशोज है, ज़्यादा है तो क्यों अच्छा है कि अभी जैसे सपोज करो तुम्हारी क्रेडिट सेल 12 लाख है और डेटर 1 लाख है, तो कितना आया ये 12 टाइम्स। अब ये 12 टाइम्स आया है तो मैं कलेक्शन पीरियड निकालूंगा, एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अभी अपन ने वर्किंग कैपिटल में निकाला, कैसे निकलता है वो, मंथ अपॉन डेटर टर्नओवर रेशो, या डेज में निकालना है तो 365, अगर मंथ में निकालना है तो 12 अपॉन 12, कितना आएगा 1। अगर मान लो ये 12 की जगह 24 आता तो कितना होता, 12 अपॉन, तो कितना आता ये। तो डेटर से 1 महीने में पैसा आई है अच्छी बात है कि आधे महीने में आई है अच्छी बात। तो ये पीरियड को कम करने के लिए ये रेशो को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। सेम लॉजिक है हर जगह पे। क्रेडिटर में भी ये बढ़ेगा तो डेज कम आएंगे, स्टॉक में भी ये बढ़ेगा तो डेज। अब कोई पूछे कि सर क्रेडिटर में तो बढ़ना अच्छी बात नहीं है ना, नहीं, क्रेडिटर को भी पैसे टाइम पे दे रहे हो तो अच्छी बात क्यों नहीं है, जल्दी दे रहे हो तो अच्छी बात क्यों नहीं है। जब डेटर से पैसा जल्दी आ रहा है तो क्रेडिटर को पैसे जल्दी दो। ऐसा क्यों सोचे कि रुला रुला के देना अच्छी बात होती है, ऐसी तो कोई बात अपन ने वर्किंग कैपिटल में भी नहीं पढ़ी है। क्रेडिटर अपन ने पूरे चैप्टर में डेटर के कलेक्शन को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए इसके ऊपर डिबेट करी, मेथड बताया इसने, फैक्टरिंग की सर्विसेज यूज़ करी। क्रेडिटर में तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं, एक फॉर्मूला पढ़ा बस कि क्रेडिटर को पेमेंट करो बस। हाँ, उसमें ये पढ़ा कि क्रेडिटर को जब आप पेमेंट करते हो तो उसे कैश डिस्काउंट अवेल होता है, तो उल्टा ये पढ़ा कि जल्दी पेमेंट करो तो कैश डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ये तो कभी नहीं पढ़ा कि उनको लेट दो, ठीक है।
तो क्रेडिटर को भी जल्दी देना अच्छा होता है, स्टॉक भी जल्दी बिक जाए तो अच्छी बात है। तो हर चीज़ में ये डेज कम होंगे, और ये डेज कम होंगे तो कब होंगे, जब ये टर्नओवर रेशो ज़्यादा है। तो इस कैटेगरी के जो टर्नओवर रेशो है वो ज़्यादा है तो समझ में आता है। आपने तो बोला सभी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है तो अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों? जैसे अगर ये आया सेल मेरी 12 लाख है और टोटल एसेट भी मेरी 12 लाख है, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। अब मान लो सेल मेरी 12 लाख है, कितनी है, 12 लाख, टोटल एसेट मेरी 6 लाख है, तो ये 2 आएगा। तो बताओ पीछे से मनन कि अब ये ज़्यादा आया तो अच्छा क्यों है? बताओ तनीषा, चिराग आप बताओ। क्यों? लॉजिक होगा ना, जैसे इसका लॉजिक है, ये ज़्यादा आया तो क्या होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा। यहाँ तो ऐसे कोई पीरियड निकलते नहीं है, इनके कोई पीरियड थोड़ी निकलते हैं, इनके तो निकलते हैं। रुक जा, मेरे को नहीं पता कि तेरे को नहीं पता। तू बोल संजू, तू बोल। बकवास मत कर, मना कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी भाटे नहीं फेंकने चाहिए। तू चुप रहे, तेरे से पूछा। हाँ बोल, तू बोल। हाँ अब बोल, तू बोल, तेज बोल। हाँ सीधी सी पिक्चर है, कम एसेट पे हम ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं। अगर मैं 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करूं मेरे बिजनेस में और 12 की ही सेल करूं तो क्या कमाया मैंने, और मैं अपनी बिजनेस में 6 लाख की एसेट पे भी 12 लाख की ही सेल कर पा रहा हूं, तो कम एसेट पे मैं ज़्यादा सेल को प्रमोट कर पा रहा हूं, तो ये अच्छी बात है। और ऐसा कब हो सकता है, जब ये रेशो बढ़ेगा। तो ये जब भी बढ़े तो हमारे लिए फेवरेबल होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि 4 की होती मेरी एसेट, सेल तब भी मैं 12 की फेंकता तो और अच्छा, कितना आता, ये 3 आता। तो जितने भी टर्नओवर रेशो है, ये जितने हायर आए आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन उतनी अच्छी मानी जाएगी। बढ़ो आगे, एक नज़र फेर लो सारे एसेट के ऊपर, वही पेज नंबर निकालो 3.42 3.40 क्या है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो में, क्या आएगा, सेल अपॉन, तो बोलते जाओ, गला खराब है मेरा। फिक्स एसेट में क्या आएगा, कैपिटल में क्या आएगा, अब इसे कैपिटल नहीं लिए, नेट एसेट ले लिए, बात वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी। इधर देखो, इधर आती है फिक्स एसेट, इधर आती है करंट एसेट। बैलेंस शीट तो दिमाग में फीड कर लो एकदम। यहाँ आता है शेयर होल्डर फंड, यहाँ आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और यहाँ आता है, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और ये घटाऊंगा तो क्या बचेगा, क्या बोलते हैं इसको, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट बोलूं तो सही है, सही है, सही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल और फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस। ये लिख लेना, छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में काम आने वाली है। हाँ, स्लैश करके इसने हर जगह सीओजीएस भी लिखा है। ये सारे फॉर्मूले आपको अगर सेल पे ना लेने हो, सीओजीएस पे लेने हो, तो आप उस पे भी ले सकते हो प्रॉफिट हटाकर। वही लॉजिक जो वर्किंग कैपिटल में होता है कि हम अपने प्रॉफिट को क्यों इंक्लूड करें, प्रॉफिट तो हमारा ही है ना, तो सिर्फ कॉस्ट को लेते हैं, क्योंकि जो हमें मिलने वाली है वो तो प्रॉफिट तो हमारा ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉस्ट पे निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन स्लैश करके बाद में सीओजीएस लिखा है, तो यहाँ पहला प्रेफरेंस हमेशा सेल होनी चाहिए और सेकंड प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, सीओजीएस। ये कोई क्वेश्चन में लिख देगा कि सारे टर्नओवर रेशियो सीओजीएस पे निकालो, तो फिर सीओजीएस पे निकालना। लेकिन इन्वेंट्री में देखना इसने सीओजीएस पहले लिखा होगा, वहां पहली प्रेफरेंस हमेशा क्या होती है, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर आपने बचपन से किस पे निकाला है, वो सीओजीएस पे निकलता है, तो वहां पहले सीओजीएस है, वहां सेल पे मत निकालना, किस पे निकालना,
उसका डेटर टर्नओवर, क्रेडिट डेटर का पीरियड, पेबल टर्नओवर, पेएबल का पीरियड, हो गया सारे टर्नओवर खत्म। तो अब इनको तो याद करने में तुम्हारे इतना सा भी एफर्ट नहीं लगेगा, इतना सा भी, सारे टर्नओवर रेशो बिल्कुल मक्खन तुम लोगों को याद हो जाने चाहिए। लास्ट वाला वेलोसिटी मतलब वही डेज, ये कलेक्शन पीरियड ही है, क्योंकि बेटा उसने क्या दिमाग लगाया है, उसने नीचे डेली क्रेडिट परचेज ले ली, तो तू 365 से डिवाइड करती उसको तो 365 ऊपर जाता, ठीक है, और टर्नओवर रेशो नीचे आता, ठीक है। और उसने डेली लेने के लिए परचेज को 365 से डिवाइड किया होगा तो वो डेली पे आ गई, लेकिन निकलेगा इससे वही जो हमारा निकलता है, डेज में होगा तो डेज निकलेंगे, मंथ में होगा तो मंथ निकलेंगे। आप तो एक ही तरीका फॉलो करना, हमेशा वहाँ पे भी यही फॉलो किया हमने, क्या कि पहले हम हमेशा टर्नओवर रेशो निकालेंगे, फिर उनके डेज निकालेंगे। पहले हम हमेशा, हमारे लिए टर्नओवर रेशो बड़े सिंपल है, कैसे, डेटर का है तो ऊपर क्रेडिट सेल, क्रेडिटर का है तो ऊपर क्रेडिट, स्टॉक का है तो, और नीचे जिसका रेशो है वो आएगा ही, डेटर का है तो नीचे डेटर, क्रेडिटर का है तो क्रेडिटर, स्टॉक का है तो। जैसे ही ये निकल जाएंगे तो हम इस टर्नओवर रेशो को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, ठीक है, मतलब 12 को डिवाइड करेंगे टर्नओवर रेशो से, तो हमारे मंथ में आ जाएंगे, पीरियड आ जाएंगे मतलब। चलो अब चौथी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें सारी सेल नीचे आएगी, इसमें क्या होगा, जीपी अपॉन नेट प्रॉफिट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, अगर ऑपरेटिंग रेशो निकालना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन, और अलग अलग भिन्न भिन्न एक्सपेंसेस के लिए भी होते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंस रेशो, तो ऊपर कौन से एक्सपेंस आ जाएंगे, नीचे मेरे को निकालना है कि मैं अपनी रेंट के ऊपर कितना खर्च करता हूँ, रेंट रेशो निकालना है मुझे, तो ऊपर आ जाएगा रेंट और नीचे आ जाएगा इनटू 100, क्योंकि सब किस में निकलते हैं, परसेंट। इनका तो लॉजिक भी बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से है इनका तो सेम लॉजिक है कि सेल के ऊपर मैं कितना जीपी कमाता हूँ, सेल के ऊपर मैं कितना, सेल के ऊपर में कितना, सेल के मुकाबले में मैं कितना रेंट, सेल के मुकाबले में कितनी सैलरी, पढ़ो, जीपी अपॉन नेट सेल, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, और एक्सपेंस में सीओजीएस अपॉन एडमिन अपॉन फलाना जितने भी है। अब आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ सेल थे, क्या थे ये वाले जो प्रॉफिटेबिलिटी थे ना, ये किसके आधार पर थे, चौथी कैटेगरी थी, तो ये 4A था। अब 4B, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। देखो मेरी तरफ देखो, अभी ये सपोज करो आपका नेट प्रॉफिट आया 50,000 और आपकी सेल हुई थी 1 लाख, कितना आएगा ये, 50%, कितना आएगा 50%, 50,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था और सेल कितनी हुई थी, ये रेशियो दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखूं, ये 50,000 रुपये जो मैंने कमाए हैं, ये कैसे कमाए, मैंने एक होटल डाला था, वो होटल में मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए थे और सेल हुई 1 लाख रुपए की और प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये। अब अगर मैं 50,000 को डिवाइड करूं 5 करोड़ से, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ था, कितना आया ये, 0.1%, इतना ख़राब है। सेल में तो क्या ही दिख रहा था, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, सब बदल गए। तो कई बार कुछ रेशो, लॉजिक समझना, सेल के ऊपर तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन जितना निवेश हमने उस प्रोजेक्ट में किया होता है उसके आधार पे वो रेशो अच्छे नहीं दिखते। कोई अगर ये बोले कि अगर मैंने इस कोचिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया है,
तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट मुझे होता है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। कई बार उल्टा भी होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम ही है और कोचिंग लाइन में इतना कोई खास इन्वेस्टमेंट होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये देखूं कि इतने सालों में मेरी सेल कितनी हुई है और प्रॉफिट कितना हुआ है, तो वो प्रॉफिट जब सेल के हिसाब से निकलता है तो कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा दिखता है। और कई बार सेल के हिसाब से बहुत ज़्यादा दिखता है लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत। तो एक अच्छे एनालिस्ट को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल के आधार पे भी निकालने चाहिए और इन्वेस्टमेंट के आधार पे भी चाहिए, ताकि बेटर रिजल्ट शो हो। रेशो का मकसद क्या है? रेशो जो है ना, ये पूरा चैप्टर इंटरनल है, हम हमारे लिए कर रहे हैं। आप P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, इनकम टैक्स में फाइल करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, इनकम टैक्स में फाइल करना है। वो लोग मना करते तो आप बनाओ भी ना, ये कोई बनाने के लिए थोड़ी बोल रहा है, आप खुद कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर रिफ्लेक्ट करने के लिए, जज करने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कंपैरिजन करने के लिए दूसरी फर्म के साथ। तो ये आपका इंटरनल है, तो इंटरनल है तो अच्छा ही करो ना, इसको अच्छे में अच्छा करो, ऐसा करो कि जिससे वाकई में आपको पता चले कि आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। चलो आउटसाइडर भी निकालते हैं। आउटसाइडर निकालते हैं जब उनका कंपनी के साथ कोई हित जुड़ा होता है। जैसे आज मुझे, अगर मैं कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता तो मैं तो फिर ये रेशोज़ वगैरह बहुत अच्छे से निकालता, देखता इनको और फिर जाके इन्वेस्ट करता, ठीक है। या किसी बड़ी कंपनी के आप क्रेडिटर हो तो उनको पैसे दे रहे हो तो उनका ये सब रेशो निकालो, तो आउटसाइडर को भी निकालना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो आउटसाइडर निकालेगा कंपनी को जज करने के लिए, निकालने चाहिए उसको। लेकिन आउटसाइडर के नाम पे ये सब रेशोज़ बैंक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई निकालता होगा, कम, कोई नहीं। कोई शेयर होल्डर हमारे यहाँ, तो मैं बताया तो था कैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, हवा के साथ चलते, हवा के साथ, ठीक है, कि अगर ये चीज़ ये ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ और वो भी ले लेगा और वो भी ले लेगा, ठीक है। कल ही मेरे को एक सेमिनार देना था फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, वहाँ पे मैंने कुछ डेटा सर्च किया तो पता चला कि भाई हमारे यहाँ पे 16% लोग फाइनेंशियली लिटरेट है। हमारा ओवरऑल लिटरेसी रेशो 78% है। फिर वो स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसे केरला में 94 है, ऐसे स्टेट वाइज वेरी करता है। ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेशो एज पर लास्ट सेंसस 78% था, और ओवर वही सेंसस में 2011 वाले सेंसस में फाइनेंशियल लिटरेसी का रेशो मात्र 16% था। फाइनेंशियली 16% लोग लिटरेट है हमारे देश में। ये रेशो यूके और यूएसए जैसी कंट्री में भी 50% से ज़्यादा नहीं है। मेरे को इसका वो और ताज्जुब हुआ, यूएस, यूके, इनमें भी ये 43, 47, 49% पे वेरी करता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए। अभी तो फिर भी लोग जागरूक हो रहे हैं, इसके ऊपर सेमिनार्स होते हैं, इसको लोग समझना चाह रहे हैं अब, पहले तो बिल्कुल भी। और आने वाला ज़माना देखना तुम फाइनेंशियल लिटरेसी का ही होगा, क्योंकि अभी एक सर्वे किया किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें 10 बड़ी बड़ी कंपनियां जो तबाह हो गई उनका रीज़न पता करा तो 80% उसका रीज़न फाइनेंशियल इलिटरेसी निकला। टेक्नोलॉजिकल फेलियर उसका रीज़न नहीं था, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड उसका रीज़न नहीं था, अलग अलग फैक्टर्स थे उसमें। ये सारे फैक्टर 20% और फाइनेंशियल इलिटरेसी 80%, कि वो लोग फाइनेंशियली इलिटरेट थे, उन्हें फ़ंड मैनेज करना नहीं आया, फ़ंड जहाँ लगाया उनको समझ नहीं आई यहाँ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इंटरनल इक्विटी उनकी जो लगनी चाहिए थी उससे उतना रिटर्न नहीं आया। ये सब फाइनेंशियल इलिटरेसी में आता है, और इसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हुए, ठीक है। चलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ROI। अब क्योंकि बता ही दिया है सब पे कैपिटल आएगी, तो ROI कैसे निकलेगा? EBIT अपॉन कैपिटल। देखो बच्चों, एक बात समझ लेना गौर से, अगर मैं नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहा हूं तो उसमें मैं डेप को भी ले रहा हूं। अगर मैं डेप को इंक्लूड कर रहा हूं, अगर मैं डेप को इंक्लूड कर रहा हूं, सामने देखना, तो फिर मैं इंटरेस्ट को खर्चा कैसे मानूं? क्योंकि मैं डेप को अपनी कैपिटल का पार्ट मान रहा हूं। जब डेप मेरी कैपिटल का पार्ट है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मैच खाने चाहिए। इधर बोल रहे हो आप डेप आपका पार्ट है, तो फिर इंटरेस्ट आपका खर्चा थोड़ी हुआ, वो तो उन लोगों को देना है। इसीलिए EBIT लेते हैं, ताकि इंटरेस्ट के पहले के सारे खर्चे माइनस कर दो। अब जो अर्निंग बची
वो या तो डेप को मिलेगी इंटरेस्ट के फॉर्म में या इक्विटी को मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। तो इसीलिए अगर नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप आएगा तो ऊपर इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, इसीलिए ऊपर क्या लिया जाता है, ईबीआईटी। क्या है लॉजिक समझ में आया तुम लोगों को? अगर कोई किताब ये बोलेगी नहीं हम कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर डेप नहीं लेंगे, क्वेश्चन में बोल दे, तो फिर ऊपर से इंटरेस्ट माइनस करना, टैक्स भी माइनस करना, अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना। क्या लेना? अब टैक्स एक डिबेटेबल चीज है, ये भी बोलेगा अभी कि जिसको टैक्स के बिफोर निकालना हो बिफोर निकालो, आफ्टर निकालना हो आफ्टर निकालो, दोनों अवेलेबल है। क्वेश्चन जैसा बोले वैसा कर दो, लेकिन जनरली पूछे आरओआई तो आप बिफोर ही निकालना, लेकिन बोल दे बिफोर टैक्स तो बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स तो टैक्स माइनस करके लेना। फिर देखो पढ़ो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पहला फॉर्मूला है रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। एसेट के ऊपर लेना है तो नीचे टोटल एसेट ले लो, नीचे ऊपर अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो देखो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स निकालना है तो अगले पेज पे देखो 1 माइनस टैक्स भी कर रखा है, कर रखा है, तो ये बिफोर टैक्स भी हो सकता है। और लेकिन यही रेशियो अगर आपको एसेट के ऊपर निकालना हो तो नीचे इन्वेस्टमेंट की जगह क्या आ जाएगा, टोटल एसेट आ जाएगी, और टोटल एसेट के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फर्क कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि अगर मेरे बच्चों अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ तो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, वही तो टोटल एसेट है, उसमें से बस करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। लेकिन बोलेगी नहीं सिर्फ टोटल एसेट पे ही निकालो, तो फिर मैं करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करूंगा, सिर्फ नीचे क्या ले लूंगा, टोटल। एवरेज बोला है सर इसने, एवरेज का तो एक ही रूल होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज जहां भी बोले तो एवरेज कैसे होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। फिर आपको निकालना हो रिटर्न ऑन इक्विटी, हर रेशो को नीचे से जज करना। फिर बोल रहा हूं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहां देखो इक्विटी वालों को पता करना है कि अरे यार तुम इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कारवा कहाँ लूटा। ठीक है, तुम ये बता रहे हो हमें कि ईबीआईटी ऊपर लेके कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे ले रहे हो, ईबीआईटी में से तो अभी तुम्हें इंटरेस्ट भी देना है, उसमें से तो तुम्हें टैक्स भी देना है, उसमें से तुम्हें प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड भी देना है, जहान भर के खर्चे माइनस करने हैं, और आरओआई तुम्हारा निकला है, रिटर्न ऑन कैपिटल निकला है तुम्हारा 40%, और बड़े खुश हो रहे हो। साला कोएगा चाह हमें थोड़ी 40% मिलेगा, हमें कितना मिलेगा ये बताओ, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। तो नीचे फिर ले लो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, और ऊपर वो प्रॉफिट लो जो उन्हें मिलेगा। उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस। हर रेशो को बनाना सीखो, नीचे जो आएगा उससे रिलेटेड चीज ऊपर आती है। अब मैं तुम्हारे लिए निकाल रहा हूं तो मैं तुम्हारी कैपिटल लूंगा नीचे, और नीचे तुम्हारी कैपिटल लूंगा तो रिटर्न भी तुम्हारा ही लूंगा, तो ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि माइनस करते ही ये अर्निंग किसके लिए बची है अब, इक्विटी के लिए, और नीचे इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है मेरे बच्चों, देख लो ये फॉर्मूला बना हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, नीचे क्या आ जाएगी, नेट वर्थ। नेट वर्थ को क्या बोल सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या बोल सकते हैं संजू बाबा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, वेरी गुड, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड प्रेफरेंस नहीं आएंगे। हाँ, फिर नेटवर्थ लिखा है उसने, पागल के बच्चे ने, नेटवर्थ में तो आती है प्रेफरेंस शेयर, आती है 100% आती है नेटवर्थ में, तो गलत लिखा है इसने। जब वो रिटर्न ऑन इक्विटी पूछेगा तो नेटवर्थ नहीं लिखना आपको, इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही लिखना है, क्योंकि नेटवर्थ में तो प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड होती है, याद रखना। अब एक चीज इसमें दे नहीं रखी, तुमसे पूछता हूं, चलो कितना समझे हो तुम रेशो को। ले पलाश सामने देख, जवाब देना। रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड निकालना हो मुझे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा तेरे हिसाब से, रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड। जैसे ये रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, ऐसे रिटर्न ऑन प्रेफरेंस पूछा हो किसी क्वेश्चन में, आरओपी पूछा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सही बोला क्या, क्या आएगा, वेरी गुड, प्रेफरेंस डिविडेंड आना चाहिए। उनको उनके पप्पा का होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उनको पूरा प्रॉफिट मिलता होगा, उनको सिर्फ क्या मिलेगा, जो उनको मिलेगा उनका रिटर्न आएगा ऊपर, तो ऊपर आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड और नीचे आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये उनका रिटर्न आ जाएगा। तो एक तरीके से उनकी रेट ही आ जाएगी वापस,
क्योंकि अगर आज मान लो उनकी रेट है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, और वो है 10 लाख, तो 10 लाख का 9% उन्हें मिलेगा 90,000, और नीचे तुम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फिर क्या लोगे 10 लाख, तो क्या आ जाएगी। इसीलिए ऐसा कोई रेशो है ही नहीं इसमें, क्योंकि तो वापस वही आएगी। लेकिन मैं देखना चाहता था तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते। बना सकते हो ना पलाश बाबू? हाँ, नहीं नॉर्म, मैंने आगे भी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लिया है, ग्रॉसअप क्यों करूँगा? हाँ, लिवरेज में करते थे, क्योंकि लिवरेज में हम लोग लिवरेज में फॉर्मूला लगाते थे EBIT अपॉन EBT, तो हम यहाँ EBT ले रहे थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे थे, इसलिए जो डिविडेंड है उसे ग्रॉसअप करना पड़ता था। यहाँ पे जो मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ वो आफ्टर टैक्स ही ले रहा हूँ, तो आफ्टर टैक्स के बाद वो प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्स का है, तो डिविडेंड भी आफ्टर टैक्स वाला ही आया है, तो कुछ ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सवाल था। हाँ, अब कर ही देता हूँ बेटा फैन बंद, ये लो फैन बंद कर देते हैं, ये मेरी आवाज़ भी क्लियर आएगी तुम्हें। क्या नहीं समझे? चलो हो गया है। कुछ 2-3 छोटे छोटे से और रेशो है, ये तो पढ़ रखे है तुमने। EPS, एक सुर में बोलो EPS का क्या फॉर्मूला होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पहले या दूसरे लेक्चर में ही पढ़ लिया होगा ये इनकम स्टेटमेंट में। अब EPS के बाद आता है DPS। अब यहाँ अर्निंग की जगह क्या आ जाएगा, और नीचे वही आएगा नंबर ऑफ, क्या फर्क पड़ेगा, यही आएगा। अब DPS और EPS का रेशियो बना दूं तो डिविडेंड पे आउट बन जाएगा, ये तुम्हें डिविडेंड वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है मैंने। DPS अपॉन EPS इंटू 100। तो अगर मैंने डिविडेंड दिया 3 रुपए का, अर्निंग मेरी 5 रुपए है, इंटू 100, तो ये आएगा 60%। क्या आएगा? अब चिराग रैपिड फायर है, 100 में से अगर ये 60% माइनस कर दूं तो 40% बचेगा, इसको क्या बोलते हैं? सवाल समझ में आया? इतनी देर में तो भाई निकल जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तू बोल। उसे रिटेंशन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 में से अगर मैं डिविडेंड पे आउट रेशो माइनस करूं तो 40% बचेगा, उसे क्या बोलते हैं? देव, ये रिटेंशन रेशो कहाँ काम आता है हमें? ग्रोथ निकालने में। ग्रोथ का फॉर्मूला होता है V इंटू R। सब प्लीज इस चैप्टर तक ही सीमित रहो, हमारी डेट्स आगे बढ़ चुकी है, इतना हमसे उम्मीद करो मत, है ना देव? यस सर। हाँ, ले जाए तुम लोगों को। तो देख लो, ये 3 रेशो दे रखे हैं। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर, DPS अपॉन EPS, पे आउट रेशो आ जाएगा। सब याद है तुम लोगों को ये? इसके बाद P रेशो भी याद होगा तुम्हें। P रेशो नाम में ही फॉर्मूला है, प्राइस अपॉन अर्निंग। क्या फॉर्मूला होता है? एक और 3 यील्ड भी दे रखी है, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। अब ये जो आपने डिविडेंड दिया 5 रुपए का, तब मार्केट प्राइस 60 रुपए चल रही थी, तो इस 5 को 60 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारी यील्ड आ जाएगी, और इंटू 100 कर दो तो ये डिविडेंड यील्ड है। उसी तरीके से अगर अर्निंग की यील्ड निकालनी हो, अर्निंग की यील्ड, तो 5 रुपए है और तुम्हारी अर्निंग 10 थी, तो ऊपर 10 रुपए ले लो, नीचे क्या लो? मार्केट प्राइस। तो जब भी यील्ड आ जाए तो नीचे मार्केट प्राइस आ जाएगी। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। क्या मतलब होता है? तो मतलब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि भैया कंपनी का डिविडेंड पेमेंट कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ 5 रुपए। कंपनी कमाती कितनी है? 10 रुपए। तुमने कितना कमाया, तो मैं यील्ड निकालूंगा फिर कि भाई मैंने 5 रुपए कमाए और मैंने इस शेयर में 60 रुपए लगाए थे। मैंने 10 रुपए कमाए, मैंने इस शेयर में 60 रुपए लगाए। हो सकता है मैंने जब खरीदा था तब वो 10 रुपए का ही था शेयर, लेकिन आज तो 60 रुपए का है ना, बेचने जाऊंगा तो 60 मिलेंगे ना मुझे। तो आज अगर किसी को 5 रुपए कमाने तो उसको कितना निवेश करना पड़ेगा? 10 रुपए कमाने तो कितना करना पड़ेगा? ये यील्ड बन जाएगी। तो देखो 3 यील्ड दे रखी है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है DPS अपॉन मार्केट प्राइस, अर्निंग का फॉर्मूला है EPS अपॉन मार्केट प्राइस, और एक सड़ा सा फॉर्मूला देख रखा है मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू का रेशो। तो इसके नाम में ही फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू। नाम ही क्या है इसका? मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू रेशो। एक नई चीज जुड़ी है, क्यू रेशो। क्यों आया है लास्ट? क्यू रेशो। कौन सा रेशो? इसका फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज एंड लायबिलिटी अपॉन रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ एसेट। क्या फॉर्मूला है?
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। इस फॉर्मूले को तुम जज करना चाहोगे कि क्या लॉजिक होगा इसका? वेरी गुड। ये लिक्विडेशन के टाइम पे काम आता है, निकाल आप इसको हमेशा सकते हो, क्योंकि इसीलिए मैं नीचे बुक वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले रहा हूँ कि आज मेरी कंपनी की जितनी भी एसेट है वो 50 करोड़ की है, लेकिन मैं 50 करोड़ नहीं ले रहा, आज इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 40 करोड़ ही है तो 40 ही ले रहा हूँ। और मेरी जो इक्विटी लायबिलिटी सब, इक्विटी शेयर डिबेंचर सब जोड़ जाड़ के 100 करोड़ है, तो 40 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों का बंटवारा होगा, तो उन्हें जो मिलेगा वो ये रेशो आ जाएगा 100/40 करके। ठीक है, इस तरीके से। तुम्हें ये रेशो उल्टा नहीं लग रहा? नहीं, उस वो होगा तो वैसे ही होगा जैसे अपना होता है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज निकाल कर। हाँ, क्योंकि अपना ये उल्टा इसलिए लग रहा है क्योंकि एसेट की वैल्यू कम आई, ज़्यादा आती तो सीधा लगने लग जाता। ठीक है, फिर वो उल्टा लगता। ठीक है, हाँ हाँ ऐसा ही होता। आज अगर मान ले 200 करोड़ की एसेट होती और मैं कहता 200 करोड़ की एसेट कितने लोगों में बांटनी है? 100 करोड़ में। ठीक है, तो रेशो उल्टे सीधे से कोई मतलब नहीं है। लॉजिक क्या है कि जितनी भी एसेट है उसमें से कितना हिस्सा किसको मिलेगा, अगर आज कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए तो। ठीक है, तो आज अगर मान लो मेरी इतनी इतनी एसेट है, उसका एक एक हिस्सा पार्टी करूं मैं, तो इक्विटी को कितना मिलेगा, लायबिलिटीज को कितना मिलेगा, उसका एक रेशो। लेकिन ये रेशो प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं आता, क्योंकि हमारे जो लॉज है वो ऐसे चलते ही नहीं है। हमारे लॉ तो कैसे चलते हैं कि डिबेंचर वालों को तो पहले मिलेगा पूरा, फिर जो बच जाएगा वो इक्विटी और उनको मिलेगा। तो ऐसे कोई एक रेट निकलती होगी और वो रेट से सबको मिल जाएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली डिबेंचर में आपने पढ़ा ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं, वो लोग देखेंगे, पहले उनको मिलेगा, फिर बैंक का, फिर गवर्नमेंट के ड्यूज क्लियर होंगे सारे, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह। लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस है, तो मैं कट गया, सीए फाइनल में था। ठीक है, लॉ में फिर जाके कुछ बच जाता है तो इक्विटी और प्रेफरेंस को मिलता है। तो ऐसे रेशो तो निकालने का क्या सेंस बना? कोई सेंस ही नहीं बना। ठीक है, आ जाएगा भी, तो याद रखना फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या डिविडेंड यील्ड में ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है ना बेटा, वो दे रखा है डिविडेंड प्लस चेंज इन शेयर प्राइस। मतलब अगर आप डिविडेंड की यील्ड में कैपिटल गेन भी लेना चाहते हो तो वो वाला लगा सकते हो, क्योंकि डिविडेंड आपको मिला 5 रुपए का और आपका शेयर का मार्केट प्राइस आपने खरीदा था 20 में, आज हो गया 25, तो जो 5 रुपए का एप्रिसिएशन हुआ प्लस माइनस उसको भी गेन मानो अगर, तो वो भी 5 रुपए ऊपर ऐड कर लो। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कैपिटल गेन को नहीं लेते हैं, कंसीडर नहीं करते, सिर्फ डिविडेंड को ही लेते हैं जो मिल गया है हमें, इसलिए वो नीचे वाला ज़्यादा काम आता है, डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस। ऊपर वाले में ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बना हुआ है, एक तो पहले डीपीएस लिखा हुआ होगा, फिर प्लस माइनस करके क्या हो रहा है, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस क्या आ गया आपका, कैपिटल गेन आ गया, और ऊपर आ रहा है डिविडेंड, और नीचे वही इनिशियल मार्केट प्राइस जो आपने जितना पैसा आपने शुरू में लगाया था। ठीक है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो तो हर सेकंड में चेंज हो रहा है, तो ये वाली यील्ड अगर आप ऐसे निकालोगे तो ऐसे तो फिर परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा आप दूसरे वाले तरीके से यील्ड निकालोगे, जो डिविडेंड आपको मिला है बस वही आपका है, अभी शेयर कहाँ अभी आप बेचने जा रहे हो, जब बेचोगे तब कैपिटल गेन निकाल लेना। ये सारे फॉर्मूले खत्म हुए, क्लियर है? कितनी कैटेगरी पढ़ी हमने पहले, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, कल मैं पहले 10 मिनट तुमसे सारे फॉर्मूले पूछूंगा और बहुत फास्ट पूछूंगा, रैपिड फायर, एक झटके में आंसर आना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट, और फिर क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दे रहा हूं, सिर्फ रेशो निकाल के आने हैं, कुछ भी नहीं, बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है, पूरा क्वेश्चन ही आंसर ही है। कॉपी में भी ना करो तो बस बुक से ही देख के आ जाना, नहीं आएगा वैसे ही क्वेश्चन, बस इसीलिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, 2 से कल शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले एक एक फॉर्मूला तुम लोगों से पूछूंगा मैं, समझ गए ना? धन्यवाद, बंद कर दो भाई। ओ